राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। तो कल हम लोगों ने पर्यावरण के जो आज तक के बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे थे वो सारी चीज़ों को कवर किया था। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 की जो पूरी हिस्ट्री है उसका एनसीईआरटी का टॉपिक वाइज जो सारे क्वेश्चंस हैं उसको हम कवर करेंगे। तो इसका 2 पार्ट होगा। ये पार्ट ए है और पार्ट बी आएगा। तो उसमें पूरी क्लास 6 की हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, वो भी टॉपिक वाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसमें मैं बस आंसर पढ़ूंगा क्योंकि कम समय है तो हमको कवर भी करना है। तो एनसीईआरटी क्लास 6 का पहला चैप्टर है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है प्राचीन काल में आम लोगों किस भाषा का प्रयोग करते थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृत, डी हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। जो नदी बड़ी बड़ी नदी में मिल जाती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सहायक नदी। तीसरा क्वेश्चन है सिंधु की सहायक नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी, व्यास भी है, सतलज भी है और रावी भी है, ये तीनों क्या है? इसकी सहायक नदियां हैं। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे किसके किसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा संख्या में अभिलेख लिखे गए? तो किसके शासनकाल में लिखे गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अशोक के शासनकाल में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे लगभग 8,000 वर्ष पूर्व सुलेमान तथा किरथर क्षेत्र के लोग ने किस पशुओं को पालतू बनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी हो जाएगा, भेड़, बकरी, बैल, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लगभग 8,000 वर्ष पूर्व, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो गंगा के दक्षिण में फैला गंगा तथा इसका सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जिसको हम मगध कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गंगा के दक्षिण में गंगा तथा सोन के आसपास का क्षेत्र मगध वर्तमान बिहार में नाम से जाना जाता था तथा इसके शासक बहुत ही शक्तिशाली थे। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन था उस क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत नाम का प्रयोग कहाँ रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उत्तर पश्चिम के लोग। एकदम एनसीईआरटी के हूबहू लाइन लाइन के क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो पहले ही बता दिया, एक्सप्लेनेशन था इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद की भाषा क्या थी? तो ऋग्वेद की भाषा कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, संस्कृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश कौन सा है? तो दक्षिण एशिया के उपमहाद्वीप का कौन सा देश है इसमें से? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, भारत। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रायः पांडुलिपि कहाँ प्राप्त होती है? तो पांडुलिपि कहाँ प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, मंदिरों तथा विहारों में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अतीत में बनी और प्रयोग में लाई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो अतीत में बनी और उनकी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? पुरातत्वविद कहते हैं। ठीक, राइट आंसर सी हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा। ठीक, वैज्ञानिक पुरातत्व कहते हैं। आगे चलते हैं। कृषि का आरंभ कितने वर्ष पूर्व माना जाता है? तो कृषि का आरंभ कितने वर्ष पूर्व माना जाता है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 8,000 वर्ष पूर्व। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता की प्रथम नगर कितने वर्ष पूर्व खोजे गए? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 4700 वर्ष पूर्व। इंडिका शब्द किस शब्द से निकला है? तो इंडिका शब्द किस शब्द से निकला है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडस से निकला है। ठीक है, इंडिका इंडस शब्द से निकला है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। अतीत में उपमहाद्वीप के लोग यात्राएं करते थे, तो क्यों यात्राएं करते थे? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, मतलब काम की तलाश में भी, प्राकृतिक आपदाओं के कारण और व्यापार के कारण। आगे चलते हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग कौन करते थे? तो प्राकृत भाषा का प्रयोग कौन करते थे? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, आम लोग। नेक्स्ट है पांडुलिपि किस पेड़ की छाल से बनाई जाती थी? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ताड़ से। तो ताड़ एवं भुर्ज दोनों से बनाई जाती थी, सॉरी, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। वर्ष की गणना किसकी जन्मतिथि से की जाती है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ईसा मसीह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक का कांधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यूनानी और अरामाइक।
अशोक का गांधार अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयोग होने वाली यूनानी तथा आरामाइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर उसका एक्सप्लेनेशन था। तो क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। पांडुलिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। पांडुलिपियाँ केवल मंदिरों और बिहारों में प्राप्त होती हैं जो केवल संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुलेमान और किरधर की पहाड़ियाँ किस दिशा में हैं? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, उत्तर पश्चिम में। हम लोगों ने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो चलिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, यह क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें राइट आंसर ए हो जाएगा। भीमबेटका नर्मदा घाट के पास स्थित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। प्राचीन काल में निम्न में से किस स्थान से राख के अवशेष मिले हैं? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कुरनूल गुफा से राख के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट है पुरापाषाणिक पुरास्थल कुरनूल गुफा से राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। तो ये उसका एक्सप्लेनेशन है। थर्ड क्वेश्चन है। मानव इतिहास के लगभग 99% कहानी किस काल में घटित हुई हैं? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पूरा पाषाण काल में। आगे चलते हैं। पूरा पाषाण काल का समय क्या माना जाता है? तो पूरा पाषाण काल का समय क्या माना जाता है? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 2 लाख साल पहले, 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक। आगे चलते हैं। जिस काल में हमें पर्यावरण में बदलाव मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं मध्य पाषाण काल। नेक्स्ट है। निम्नलिखित पुरास्थलों में से किस स्थान से मनुष्य के आखेटक खाद्य संग्रह होने के प्रमाण नहीं मिले हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चिरांद। ठीक, डी हो जाएगा, चिरांद। नेक्स्ट है। निम्नलिखित पुरास्थलों में कौन से 9 पाषाणिक पुरास्थल हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सभी हैं। मेहरगढ़ भी है, चिरांद भी है और महागढ़ भी है। ठीक, अब आगे है। निम्नलिखित में से राख के साथ किस पुरा पाषाणिक स्थल से मिले हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ से मिले हैं? कुरनूल गुफा से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। मानव सभ्यता के आरंभिक काल प्राग ऐतिहासिक काल की सुविधा अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उन तीनों में नहीं आता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, महापाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल तो आते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरास्थल प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, भीमबेटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मध्य पाषाण युग में जलवायु परिवर्तन से आए नए बदलावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी कथन सत्य हैं। तो बदलाव से तापमान में वृद्धि हुई और घास के मैदान विकसित होने लगे। इसी काल में मछली भोजन को महत्वपूर्ण स्रोत भी बनी। गेहूँ, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। ठीक, ये सारी चीज़ें सही हैं। आगे चलते हैं। मध्य पाषाण काल में औजार को क्या कहते थे? तो मध्य पाषाण काल में औजार को क्या कहते थे? माइक्रोलिथ कहते थे। नेक्स्ट है। आरंभ काल में पत्थर के औजार बनाने के स्थान को क्या कहते थे? तो आरंभ काल में पत्थर के स्थान को बनाने के स्थान को क्या कहते थे? तो उद्योग स्थल बोलते थे। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है। नवपाषाण स्थल बुर्जहोम के लोग रहने के लिए गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जो उसको क्या कहते थे? तो उसको कहते थे हम बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, गर्तवास। नेक्स्ट है। नवपाषाणिक पुरास्थल चिरांद किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बिहार में स्थित है। नवपाषाणिक पुरास्थल चिरांद कहाँ पे है? बिहार में है। आगे चलते हैं। प्राचीन काल में ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते निम्न में से कौन से हो सकते हैं? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, मेहरगढ़। नेक्स्ट है। निम्न में से किस स्थान के लोगों ने सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मेहरगढ़। नेक्स्ट है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलें निम्न में से कौन सी हैं? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, गेहूं और जौ। नेक्स्ट है। किस स्थान के कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी के भी दफनाने का प्रमाण मिला है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मेहरगढ़। नेक्स्ट है। पूरा पाषाणकालीन पाषाण औजारों के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पत्थर के इन औजारों के बनाए जाने का स्थान उद्योग स्थल फैक्ट्री साइट्स कहलाता है।
दूसरा है पत्थर के इन औजारों के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली तकनीक को दबाव सल्क तकनीक वो कहा जाता था। तो इसमें क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, केवल 1 और 2, मतलब 1 और 2 दोनों सही है इसमें। अब हम आ गए चैप्टर नंबर 3 पे, जिसका नाम है आखिर खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कई आरंभिक नगर खोजे गए, सबसे पहले खोजा गया नगर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, हड़प्पा खोजा गया था। हड़प्पा सभ्यता शहरों का निर्माण लगभग कितने साल पहले हुआ था। तो इसका कितने साल पहले हुआ था, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 2500 वर्ष पहले। ठीक, आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, केवल 2 गलत है। मतलब दूसरा पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था, तो यही गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं। सूती कपड़े के टुकड़ों के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं। तो सूती कपड़े के कहाँ से मिले हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हड़प्पा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवपाषाण युग के पुरास्थलों से किस प्रकार के बर्तन मिले हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, मिट्टी के बर्तन मिले हैं। नेक्स्ट है, मेहरगढ़ में किस प्रकार के घरों के अवशेष मिले हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, चौकोर तथा आयताकार। नेक्स्ट है, लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बी कथन नहीं सही है। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। आगे चलते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, काला। तो यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, पूरा क्वेश्चन दिखेगा, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी करा दे रहा हूँ। हड़प्पाकालीन नगर 2 भागों में विभक्त थे, परंतु इनमें से एक नगर 3 भागों में बटा था। वह नगर निम्नलिखित में से कौन सा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, धौलावीरा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पी स्थल से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति पत्थर से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, रंगपुर से। नेक्स्ट है, हड़प्पा से प्राप्त बाट और मनकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, केवल 2 सही है इसमें। केवल 2 कौन सा है, मतलब मनकों के निर्माण में कार्नेलियन पत्थरों का प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, केवल 2। केवल 2 में कौन है, केवल 2 में है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से बड़े जल भंडार गृह मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पक्की मिट्टी के मोहर पर अंकित लेख। आगे चलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, वैदिक संहिताओं से। आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। तो इसमें से हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें ये आप समझ लीजिए। तो कौन सा मिलान गलत है। तो बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात कर्नाटक से किया जाता था। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात उत्तर प्रदेश से करते थे। तो तांबे का आयात तो भाई राजस्थान से होता था, ये भी गलत है। तो पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था, तो पहला ही गलत हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में कच्छ के इलाके में खादिर बेत के किनारे निम्नलिखित में से कौन सा नगर बसा था। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। तो जुते हुए खेत की खोज कहाँ से की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कालीबंगा से। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, हड़प्पा से। कहाँ से, हड़प्पा से। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान में कौन सा है भाई, पाकिस्तान में हो जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ है, अब पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का पत्तन नगर का नगर था। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, लोथल। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी
तथा यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक, यहाँ के लोग लोहे से परिचित इसमें लिखा है तो ये भी गलत हो जाएगा। हड़प्पा के लोग गाय घोष बकरी पालते थे तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी तथा यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक, और डी इसमें लिखा है कि लोहे से परिचित हैं। अब चैप्टर नंबर 4 पे आ गए, क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। चलते हैं अब इसमें। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद की रचना लगभग कितने साल पूर्व किया गया था, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 35,000 साल पहले। आगे चलते हैं। ऋग्वेद में 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, तो जिन्हें कहा जाता है सूक्त कहा जाता है। आगे चलते हैं। ऋग्वेद के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, केवल 2 और 3। आइए 2 और 3 देखते हैं। 2 और 3 क्या क्या है। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। और तीसरा है ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था न कि पढ़ा जाता था। ठीक है, आगे चलते हैं। ऋग्वेद में निम्न में से किस नदी का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है, तो किस नदी का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, गंगा व यमुना। नेक्स्ट है, आर्य लोग अपने विरोधियों को सामान्यतः क्या कहते थे, तो आर्य लोग अपने विरोधियों को क्या कहते थे, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, दस्यु कहते थे अपने विरोधियों को। जो आर्य लोग थे अपने विरोधियों को दस्यु कहते थे। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं, मतलब ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों की लड़ाई में रथ खींचने का काम लाया जाता था, रथ को खींचने का काम लाया जाता था। इन लड़ाई में मवेशी जीत कर लाए जाते थे, तो सही है। आगे है, ऋग्वेद में नदियों की तुलना निम्न में से किस जानवर से की गई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, घोड़ा और गाय से की जाती थी नदियों की तुलना। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा कहाँ प्रचलित थी, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। दक्षिण भारत में भी थी, उत्तर भारत में भी थी, कश्मीर में भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से चिन्ह जमीन के नीचे महापाषाणी कब्रों को दर्शाती हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स सी हो जाएगा। सी मतलब केवल 1 और 2। 1 और 2 क्या है, गोल सजाए हुए पत्थर, और दूसरा है अकेला खड़ा हुआ पत्थर। नेक्स्ट है, महापाषाणी कब्रों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, कब्रों में दोबारा जाने के लिए रास्ता होता था जिसे डेथ होल कहा जाता था। नेक्स्ट है, चरक संहिता किससे संबंधित शास्त्र है, तो चरक संहिता किससे संबंधित है, चिकित्सा से है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त किस देवता को समर्पित है, तो सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त किसको समर्पित है, इंद्र को समर्पित है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद काल में जनता या पूरा समुदाय को क्या पुकारा जाता था, तो जनता या पूरे समुदाय को जन या विश कहा जाता था। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, संस्कृत किस भाषा परिवार का हिस्सा है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, भारत यूरोपीय परिवार का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी भाषा निम्न में से कहाँ बोली जाती थी, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, झारखंड तथा मध्य भारत में। नेक्स्ट है, चरक ने अपनी पुस्तक चरक संहिता में मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डी बताया है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 360 हड्डी बताई है चरक संहिता में ही। ठीक, आगे चलते हैं। अब हम आ गए चैप्टर नंबर 5 पे। राज्य राजा एक प्राचीन गणराज्य। वर्ण व्यवस्था के अनुसार निम्न में से किन लोगों को वेदों का अध्ययन का अधिकार नहीं था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, शूद्रों को भी और महिलाओं को भी क्या था, वेदों को अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर वैदिक ग्रंथ नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ए हो जाएगा। तो ए क्या है, ऋग्वेद है। ठीक है, ये क्या है, एक वैदिक ग्रंथ नहीं है, उत्तर वैदिक ग्रंथ। अब आगे चलते हैं। मगध से होकर जाने वाली गंगा तथा सोन नदियों का महत्व निम्न में से किसमें निहित है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी में। जल वितरण में, यातायात में, जमीन को उपजाऊ बनाने में। आगे चलते हैं। अजाशत्रु वज्र संघ पर आक्रमण करना चाहता था। उसने उस विषय पर सलाह के लिए अपने एक मंत्री को बुद्ध के पास भेजा था। अजाशत्रु के उस मंत्री का क्या नाम था, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, वत्सकार नाम था। नेक्स्ट है, दीघ निकाय निम्नलिखित में से क्या है, तो दीघ निकाय क्या है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, एक बौद्ध ग्रंथ है। नेक्स्ट है, गुड़ों या संघों पर निम्नलिखित में से किस शासक ने विजय प्राप्त की थी, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, गुप्त ने।
आगे चलते हैं, गुण या संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, एक और दो दोनों। मतलब कई सदस्यों वाले समूह के लिए गण शब्द का प्रयोग किया जाता था और बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। आगे चलते हैं, मगध के निकट ही वज्जी राज्य था। वज्जी की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो वज्जी की राजधानी थी वैशाली। नेक्स्ट है, गांधार महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो गांधार महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। ऑप्शन बी राइट आंसर है। आगे चलते हैं, सिकंदर द्वारा अपने विश्व विजय अभियान के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में मगध की ओर कूच करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, एक और दो दोनों सही है इसमें। तो सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इंकार कर दिया। और दूसरा है, सिकंदर की सेना भारत के शासकों के पैदल रथ और हाथियों की बड़ी बड़ी सेनाओं से भयभीत थी। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नगर मगध की राजधानी कभी नहीं थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, तीसरा। मतलब श्रावस्ती जो थी वो मगध की राजधानी कभी नहीं थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन मगध का शासक नहीं रहा है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, प्रसेनजीत जो है मगध का शासक नहीं रहा है। आगे चलते हैं, मगध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो डी कौन सा है भाई? एक दो तीन, तीनों सही है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। गंगा और सोन नदियाँ मगध से होकर गुजरती थी। दूसरा है, मगध का हिस्सा जंगलों से भरा था। तीसरा, इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें थी। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसमें पार्ट ए में हम लोगों ने 5 चैप्टर कंप्लीट किया है, पूरे टॉपिक वाइज क्वेश्चन। अब पार्ट बी में जो बचे 5 चैप्टर है उसको हम कवर करेंगे। तो अब आपका लाइक शेयर कमेंट थोड़ा सा मोटिवेट करता है। तो अगर कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। और बीपीएससी टीआरई 3.0 के प्रिपरेशन के लिए प्लेलिस्ट बना दिया है मैंने, वहाँ पे सारी वीडियोस देखते रहिए। बाकी ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। नोट्स पाने के लिए आप हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, 8853954496। इस नंबर पर हाई का मैसेज करके आप नोट्स ले सकते हैं। बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, बहुत कम समय है। ठीक है, 1 महीने से 1.5 महीने 2 महीने में नौकरी मिल जाएगी, तो इससे अच्छा क्या होगा।